हरिपुर नामक गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए थे। लेकिन वह सुंदर से बाग में कोई भी आता जाता नहीं था। गांव के लोगों का मानना था बाग के उस पार वाली गुफा में एक जिन रहता है। अक्सर लोगों ने उस जिन की आवाजें भी सुनी थी। वह जिन आते जाते लोगों को आवाजें देता था और लोग डर के मारे उस बाग के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन गांव के दो युवक खेत में आपस में बात करते हुए, अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था। उस जिन की आवाज फिर से आ रही थी। उसकी आवाज बहुत डरावनी है। मैं तो बहुत मुश्किल से बच के आया हूँ कल। क्यों भाई, क्या करने गए थे वहाँ तुम्हें नहीं पता है बाग के पास वाली गुफा में वह जिन रहता है? अरे भाई, आगे से वहाँ पे मत जाना। तभी वह वहां से बात करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन गांव का लड़का रामू कहता है, अरे भाई, उस गुफा में कौन आवाजें देता होगा? मुझे तो इस बात में कोई राज लगता है। हो ना हो, मैं ये राज पता करके रहूंगा। अरे राजा भैया, उस गुफा में गलती से भी ना जाना। देख लेना वापस नहीं आओगे। नहीं नहीं भाई, ये तो मैं पता करके रहूंगा। कब तक सब गांव वाले डर के जिएंगे। इसके बाद वह दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था और राजा के घर के बाहर उसकी लाश पड़ी हुई थी। सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हुए थे और उसके घर वाले रो रहे थे। रात को बस ये बोल के निकला था, आज एक राज से पर्दा उठाऊंगा। इसकी बहादुरी इसे ले डूबे थे। उसी गांव में एक दन्नू नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम कमल था। वह अपनी पड़ोसन से बातें करती है। कमल बहन, चलो कल हम गांव के बाग में जाएंगे। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। मुझे तो फूल बहुत ही पसंद हैं। अरे हाँ सीमा, वह तो बहुत अच्छा बाग है। वहाँ भी बहुत अच्छे फूल होते हैं। कहते हैं उस बाग के पास वाली गुफा में कोई जिन रहता है। वह बहुत ही भयानक है। वहाँ जाना हमारा ठीक नहीं होगा। अरे कमल, ये सब झूठी बातें हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ ये सब कुछ है। ये तो बस लोगों को डराने की एक चाल है, मुझे लगता है। और वैसे भी गांव वालों ने उस जिन की आवाज सुनी है, देखा नहीं है। अगर वहाँ सच में कुछ होता तो क्या वह हम सबके सामने न आता? ये तो है। मुझे लगता है तुम सही बोल रही हो। चलो देखते हैं, हम कल उस बाग में जाएंगे और हो सके तो क्या पता राजा भाई की मौत का भी पता चल जाए। कल जब सारे अपने अपने काम पे चले जाएंगे तब हम बाग में जाएंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ ठीक है, कल हम दोनों सुबह वहाँ चलेंगे। इतना कहकर वह दोनों अपने अपने घर सोने चली जाती हैं। अगली सुबह जैसे ही सभी अपने अपने काम से चले जाते हैं, तभी रीमा कमल के पास आती है और उसे बाग में जाने के लिए कहती है और दोनों बाग की तरफ जाने लगती है। रास्ते में गांव का एक आदमी उन्हें देख लेता है। वह उनसे पूछता है, अरे तुम दोनों इस बाग की तरफ कहाँ जा रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ खतरा है? नहीं नहीं काका, हम उस गुफा में नहीं जाएंगे। हम तो बस बाग में जा रहे हैं। वहाँ से फूल लेके वापस आ जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, मैं तो चलता हूँ। शाम से पहले घर लौट जाना। बाद वह दोनों गुफा की तरफ जाने लगी। उन्होंने देखा गुफा में से एक बूढ़ी औरत हाथ में फूलों की टोकरी लिए बाहर आ रही थी। वह औरत बहुत ही डरावनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। कमल और रीमा उसे देखकर डर गई। अचानक से वह औरत उन दोनों के सामने आके खड़ी हो गई और उन्हें कहने लगी, अरे लड़कियों, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यह जिन रहता है? वो तुम दोनों को मार देगा। चले जाओ यहाँ से। हम तो बस बाग घूमने आए थे काकी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन क्या सच में उस गुफा में जिन है क्या काकी? मैं तो यहीं रहती हूँ। घर है ये बाग मेरा। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, वरना वो जिन तुम्हें मार देगा। जाओ।
चले जाओ। इतना कहकर वह औरत चली जाती है और तब रीमा कहती है, कमल बहन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी इससे आगे, लगता है वो दिन सच में है। ठीक है, तुम मत जाओ, मैं जाऊंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि सच में वो आवाज जिन की है या कुछ और है वहाँ। तुम यही मेरा इंतजार करना। तभी कमल गुफा के अंदर चली जाती है। तभी उसे जोर से आवाज आती है, कोई है? निकालो मुझे यहाँ से, मैं यहाँ बरसों से कैद हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। यह सुनकर कमल बहुत डर जाती है। डरती हुई आवाज में वह बोलती है, कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज इतनी भयानक है और मुझे आवाजें क्यों लगा रहे हो? क्या तुम वही जिन हो जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं? क्या सच में तुम इस गुफा में बरसों से कैद हो? नहीं लड़की, मैं जिन नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। कई सालों से मैं इस गुफा में बंद हूँ। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। तुम अंदर आओ, मेरी सहायता करो लड़की, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम अंदर आओ, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो, फिर मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। क्या सच में तुम यहाँ से चले जाओगे? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? तभी वह चुड़ैल उसे अंदर आने के लिए कहती है और गुफा के अंदर चली जाती है। वह बहुत घबरा रही थी, लेकिन फिर भी वह अंदर गई। अंदर से गुफा और भी डरावनी थी। आओ लड़की, तुम्हारा इस गुफा में स्वागत है। कई सालों से मैं आते जाते लोगों को आवाजें देता हूँ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती इस गुफा में आने की। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है लड़की, तुम बहुत बहादुर हो लड़की। तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम किसी को दिखाई नहीं देती? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनेगी। इतना कहते ही वह चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी हुई। कमल उसे देखकर बहुत डर गई, लेकिन जब चुड़ैल ने उसे कहा मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तब वह उससे पूछने लगी, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर कैसे कैद हुई? मुझे सारी कहानी बताओ। मेरा नाम जिनी है। बहुत पहले की बात है, मैं यहाँ पर आई थी। इस गुफा में एक पंडित बाबा थे। वह अपनी भजन बंदगी में लीन थे, लेकिन मेरी गलती की वजह से उनका ध्यान टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया और मैंने उनसे माफी मांगी। उन्होंने श्राप को तोड़ने के लिए एक उपाय दिया। उन्होंने कहा सामने वाले बाग में से एक चमकदार फूल लेना है और उसे खाना है, जिसके बाद यह श्राप टूटेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ वह चमकदार फूल लेने आई, उस बूढ़ी औरत ने आके मुझे धक्का दे दिया और मेरी मौत हो गई। उसके बाद मैं यहीं पे कैद हो गई। उसके बाद मेरी मुक्ति नहीं हुई। जब तक वह फूल का रस मैं ना पीऊंगी, तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्या तुम्हारे इस गुफा से रिहा होने का कोई मार्ग नहीं है? बिल्कुल है मार्ग लड़की, लेकिन वह मार्ग इतना आसान नहीं है। तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। अब से पहले आपको यहाँ से किसी ने बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? एक लड़के ने कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। उसने मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस बूढ़ी माई ने उसे मार डाला। हाँ, वो लड़का हमारे गांव का था।
उसका नाम राजा भैया था। इसका मतलब राजा भैया को तुमने नहीं, उस औरत ने मारा है। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उसके घर जाना होगा। उसके घर में एक टोकरी में चमकदार फूल होगा। उसे मेरे पास लेके आना है, लेकिन ध्यान रहे उसके घर में तभी जाना जब वह सो रही होगी, वरना वह फूल लेके आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वह चमकदार फूल जरूर लेके आऊंगी। इसके बाद कमल वह फूल लाने के लिए चली जाती है। उस औरत का घर गुफा से थोड़ी ही दूरी पर था। वह जैसे ही उसके घर में जाती है, वह देखती है उसके घर में बहुत सारे फूलों की टोकरियां रखी हुई थी। वह सोचने लगती है, इन सब में से चमकदार फूल कौन सा है। काफी देर ढूंढने के बाद जैसे ही उसे वह फूल मिलता है, वह उसे लेकर जाने लगती है और उसके सामने वह औरत आके खड़ी हो जाती है और वह बोलती है, हे लड़की, तुम इस फूल को लेके कहाँ जा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फूल को उठाने की? मुझे ये फल ले जाने दो काकी। मैं ये फल उसे देकर उस गुफा से आजाद करना चाहती हूँ, ताकि सभी गांव वाले निडर होके रह सके। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कमल उसे धक्का देकर गुफा की तरफ भागने लगती है। कमल वह फूल जाकर जिनी को दे देती है। चुड़ैल वह फूल लेकर उसका धन्यवाद करती हुई कहती है, शुक्रिया लड़की, अब मैं यह फूल का रस पीकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर लड़की। मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगी। क्या सच में अब तुम्हें मुक्ति मिल गई है? अब तुम इस गुफा में नहीं होगे और हम सब गांव वाले यहाँ पे निडर होके आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल लड़की। वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये सामने वाले बाग में जितने भी फूल हैं, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ यह बाग हमेशा ऐसे ही खिला रहे, कभी ना मुरझाए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। वह चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। जैसे ही कमल गुफा के बाहर जाती है, वह देखती है बाहर अंधेरा हुआ पड़ा था और सारे गांव वाले उसका इंतजार करने लगते हैं और पूछते हैं, बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो? उस चुड़ैल ने तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं किया? अरे चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अंदर कोई नहीं है। और तो और वह जिन नहीं था, वह एक चुड़ैल थी जिसको हमारे गांव की इस बूढ़ी औरत ने मारा था, इसीलिए उसकी आत्मा यहाँ थी। उसकी भयानक आवाज जिन जैसी थी, लेकिन अब वह मुक्त हो चुकी है। हम सबको डरने की कोई बात नहीं। कमल उनको सारी कहानी बताती है और उसके बाद सारे गांव वाले खुशी खुशी वहां पर रहने लगे और इस बाग में भी आने लगे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना कच्चा मकान था, जिसमें संजना देवी अपनी बहू और अपने पोते के साथ रहती थी। उसके पोते की उम्र 10 वर्ष थी और उसका बेटा शहर में काम करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया। उसके बाद घर की और बाहर की सारी जिम्मेवारियां संजना देवी और उसकी बहू पर आ गई थी। संजना देवी अक्सर अपने पोते को देखकर सोचती, इसका जीवन बिन बाप बहुत कठिन होगा, और यह सोचकर उसकी आंख
दूसरी ओर संजना देवी की बहू का बर्ताव बहुत बुरा था। वह अपनी सास को अक्सर डांटती रहती और उससे सारा काम करवाती। संजना देवी बहुत ही मेहनती और हिम्मत वाली औरत थी। वह अपनी बहू को ऐसे बर्ताव के बाद भी कुछ नहीं कहती थी, बस हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखकर सारा काम करती। कामनी देवी उम्र के इस हिस्से में थी जहां उसे काम नहीं आराम चाहिए था, लेकिन उसकी बहू उसे वक्त पर खाना भी नहीं देती थी। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। वह अक्सर अपने बेटे को याद करके रो पड़ती थी। संजना देवी इतनी बड़ी उम्र में भी घर और बाहर के सारे काम देखती। अक्सर उसे गांव की औरतें मिलती और कहती, अब आप इतनी मेहनत मत कीजिए, आपकी उम्र आराम करने की है। घर का काम करने में कैसी बुराई बेटा, मैं अपने घर का काम करती हूँ, मेरी बहू भी मेरा साथ देती है, बस मैं तो अपने घर की हालत सुधार रही हूँ। संजना देवी मुस्कुराकर बस एक ही जवाब देती। एक दिन गांव में बहुत बारिश हुई। सारी रात बारिश होती रही और सारे गांव में पानी भर गया। संजना देवी के घर में भी पानी आ गया था। यहाँ तक कि संजना देवी के खेत भी पानी से भर गए। सारी फसलें बर्बाद हो गई। खाने पीने का सामान कम पड़ गया। संजना देवी की किसी ने कोई मदद नहीं की। उसकी बहू अपने मायके वालों से मदद मांगती है, लेकिन वहां से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। ज्यादा बारिश आने की वजह से सारा गांव डूब भी गया था। सब कुछ बर्बाद हो गया। सारे गांव वाले चिंतित थे, किंतु वहां संजना देवी की बचत काम आई। अक्सर संजना देवी कुछ भोजन और पैसा संभाल कर रख लेती थी, यह सोचकर कि बुरे वक्त में काम आएगा। और आज वह भोजन और पैसा काम आया। संजना देवी और उसकी बहू ने वह भोजन किया। उसका बेटा भी भूख से मरे जा रहा था, उसने भी भोजन किया। संजना देवी की इस बचत ने पूरे घर को भूख से बचा लिया। जब उसकी बहू ने यह देखा कि उसकी सास ने अपनी सोच से सबको बचा लिया है, तब उसका रवैया अपनी सास के प्रति बदल गया। उसे एहसास हुआ वह जिस औरत को बोझ समझती थी, वही उस घर की असली ताकत है। वह अपनी सास को अपनी माँ के समान समझने लगी और घर के काम भी अब उसकी बहू खुद करने लगी और गांव की औरतों के सामने अपनी सास की तारीफें करने लगी। कहती, मेरी सास बहुत मेहनती और बहादुर औरत है। मैं चाहती हूँ हर घर में मेरी सास जैसी औरत होनी चाहिए, तभी तो घर घर बनता है। संजना देवी का पोता भी अपने स्कूल में सभी को बताने लगा, मेरी दादी हीरो है, उसी की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। और संजना देवी बहुत खुश। तो हमने इस कहानी से सीखा, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं और इज्जत मोहब्बत से ही घर का माहौल बदलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो चुपचाप मेहनत करता है, जिसकी हथेलियों में छाले हैं लेकिन दिल में सपने हैं। धरती मेरी माँ है और इसे खिलाना मेरा धर्म है। बाबा, हमें भूख लगी है। भूख तो सबको लगती है बेटा, लेकिन पहले धरती को खिलाएंगे, फिर खुद खाएंगे। घर के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। न ही तो घर में कुछ खाने का सामान, बस 2 वक्त की रोटी ही होती थी। भैया, पापा इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास नई किताबें नहीं हैं। तो क्या हुआ, हम बाबा की मेहनत से दुनिया की सबसे अमीर बातें सीखते हैं। हमें कुछ करना होगा जिससे बाबा की मदद हो सके। एक बार बारिश न होने की वजह से गांव में सूखा पड़ गया और सारी फसलें बर्बाद हो गई। रामू भाई, सब बर्बाद हो गया, अब क्या होगा।
घबराने से कुछ नहीं होगा बबलू। मेहनत का साथ कभी हमें धोखा नहीं देता। अब तो सब मेरे गोडाउन आएंगे। बीज, खाद, पानी सब कुछ मुझसे लेना पड़ेगा, वो भी ब्याज के साथ। सेठ जी, मैं जरूरत पड़ने पर भी जमीन नहीं बेचता। गांव में सीमा दादी आती है। किसानों के लिए नई योजना आई है। पानी की टंकी, बीज और पंप मुफ्त दिया जा रहा है। मैडम, हमें मदद चाहिए, लेकिन हम मेहनत छोड़कर भीख नहीं मांगना चाहते। रामू जी, यह भीख नहीं है, यह आपका हक है। अब ये हक आपके खेत तक पहुंचेगा। बच्चे पाइपलाइन खेत में लगाने के बाद बातें करते हैं। बाबा, ये सोलर पंप बहुत तेज पानी देता है। जब काम करने वाले हाथ बच्चों के भी हो तो खेत में मुस्कुराते हैं। और जब खेत मुस्कुराते हैं तो पेट भर जाते हैं। सेठ गांव में झूठ फैलाता है। सरकारी स्कीम यह सब झूठ है। देख लेना, बाद में किसी का खर्चा माफ नहीं होगा। रामू भाई, क्या सच में वह सरकारी स्कीम झूठी थी? अगर हम मिलकर काम करें, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अंत रामू की मेहनत से खेत में बहुत अनाज हुआ। बाबा देखो कितना अनाज। इस बार हमारी फसल सबसे सुंदर है। गांव में एक मेला लगता है और लोग रामू को सम्मानित करते हैं। रामू किसान को गांव का सामान दिया जाता है। धरती का असली हीरो किसान ही है। मुझे माफ कर दो, मैंने वह सब झूठ कहा था। आइए सेठ जी, एक साथ खेती करें, क्योंकि खेत सबका है और अनाज भी। राजू और पिंकी स्कूल में नई पीढ़ी की खेती सीखते हैं। मेरे बाबा किसान है और मैं भी किसान बनूंगा, क्योंकि किसान दुनिया का पेट भरता है। धरती को माँ माने, पसीने से फूल उगाए, भूख को वही होता है असली हीरो किसान। ये एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। एक दिन की बात है, मोहन सो रहा था और रमीला पास आकर कहती है, रमेश, अब उठो और काम करो, घर में 1 रुपया भी नहीं है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होगी। मोहन उठता है और रमीला से कहता है, ठीक है सीता, मैं गांव में जाकर काम मांगता हूँ। अब रोहन गांव की तरफ निकल गया। अब रोहन गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ मिला और सोचने लगा, थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर कहीं पे जाकर काम मांगूंगा। नींद भी तो जरूरी है, फिर ही काम कर पाऊंगा मैं अच्छे से। चलो सो जाता हूँ। बस ऐसा कहकर सो गया। सोते सोते शाम हो गई और फिर वह उठकर अपने घर चला गया। अपनी पत्नी से घर जाकर कहता है, रमीला, मुझे किसी ने काम पर नहीं रखा। मैंने सभी के घर में जाकर पूछा। ऐसा बोलकर खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन फिर से निकल गया काम मांगने और फिर से जाकर वही पेड़ के नीचे सो गया। फिर वो ऐसा रोज करने लगा। एक दिन रमीला को उस पर शक हुआ और वह सोचने लगी, यह रोज रोज काम मांगने जाता है, लेकिन कोई भी इसे काम दे क्यों नहीं रहा। कुछ तो बात है, मुझे आज इनका पीछा करके पता करना ही होगा कि असल क्या बात है। बस ऐसा बोलकर रमीला उसका पीछा करने लगी। तभी वह देखती है वह काम मांगने नहीं, यहाँ आकर सो जाता है और फिर कहती है, घर आने दो इसे, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। मैं तो सोचती थी ये काम मांगने जाता है, लेकिन नहीं, ये तो यहाँ आकर सो जाता है। जब वह शाम को घर आता है तो देखता है रमीला बहुत गुस्से में
करने लग रही थी और वह सोचता है, अरे बाप रे, लगता है इसे सब कुछ पता चल गया है। अब मैं क्या करूं? लगता है सब सच बता ही देना होगा मुझे। रमीला, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा नहीं करूंगा। आगे से मैं काम पर जाऊंगा और पैसे कमा कर लाऊंगा। ठीक है, इस बार माफ किया, लेकिन आगे से ऐसा हुआ तो देख लेना। अगले दिन से वह अपनी खुद की दुकान करता है और उसकी पत्नी यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वे दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं। The end। शहर से दूर एक नदी के पास छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था हीरापुर। ये गांव सीधे साधे लोगों के नाम से जाना जाता था। उसी गांव की आखिरी गली में एक कच्चा मकान था। उस मकान में रमन अपनी पत्नी के साथ रहता था। गरीबी ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। उनके पास खाने के लिए राशन भी नहीं था तो बस जीने की हिम्मत। तभी रमन को अपना ठेला लगाने का ख्याल आता है। शीतल, लगता है आज भी हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। हाँ, अब तो आदत सी हो गई है। हर दूसरे दिन हमें भूखे पेट सोना पड़ता है। शीतल, अगर कल से हम खाने पीने का ठेला लगाएं तो कैसा रहेगा? अरे हाँ, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन ना ही तो हमारे पास ठेला है और ना ही सामान खरीदने के पैसे। अरे, ठेले की टेंशन तुम मत लो। मेरा एक दोस्त है, पहले वो ठेला लगाता था, लेकिन अब वह शहर में चला गया है। मैं उससे ठेला मांग लूंगा। और रही बात पैसों की, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, हम उनसे सामान लाएंगे। ठीक है, लेकिन हम बेचेंगे क्या जो लोगों को अच्छा लगे? तुम्हें छोले भटूरे बनाना आता है ना? हम वही बेचेंगे। अगले दिन सूरज निकला और सभी लोग अपने अपने कामों के लिए निकल गए। इधर शीतल बाजार से कुछ सब्जियां और जरूरी सामान लाती है। रंगा अपने दोस्त से मांगकर एक ठेला लाता है। शीतल जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और रमन उसके साथ उसकी मदद कर रहा था। मसालों की खुशबू बाहर गली तक आ रही थी। दोनों गांव के बीचों बीच अपना ठेला लगाते हैं, जहां बैठने के लिए कुछ कुर्सियां भी होती हैं और खुली जगह होती है। खुशबू इतनी लाजवाब थी। एक आदमी ठेले के पास आता है और रमन से बोलता है, अरे भाई रंगा, ये क्या बेच रहा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ नहीं, ये तो बस छोले भटूरे हैं और साथ में ठंडी छाछ है। अच्छा, कितने रुपए प्लेट है? 30 रुपए में अनलिमिटेड है, जितनी बार लेना हो उतनी बार ले सकते हो। ठीक है, मेरे लिए एक प्लेट लगाओ, जरा मैं भी तो चख के देखूं। ग्राहक पहला निवाला लेता है और कहता है, अरे वाह, इतना लाजवाब खाना, मजा आ गया। इतने कम पैसों में इतना अच्छा खाना, वाह भाई वाह। थोड़ी देर में सारा ठेला लोगों के साथ भर जाता है। लोगों को इतना खाना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। रमन और शीतल बहुत खुश थे। अब उनके घर भी चूल्हा जलेगा। देखते ही देखते शाम को पूरा ठेला खाली हो गया। तभी दो आदमी आते हैं और कहते हैं, अरे भाई, हमें भी आलू पूरी खिलाओ। मुझे माफ कर दीजिए, आज तो सारा खाना खत्म हो गया है। अब कल ही आप छोले भटूरे खा सकते हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हमें जरूर खिलाना। ऐसा कहकर वह आदमी चले जाते हैं। इधर शीतल रमन से कहती है, लगता है कल से हमें ज्यादा छोले भटूरे बनाने चाहिए। ऐसे ग्राहक वापस जाते हुए अच्छे नहीं लगते। ठीक है, जैसा तुम चाहो, कल से हम ज्यादा छोले भटूरे बना लेंगे। रात को रंगा और शीतल पेट भर कर खाना खाते हैं। उन्हें अब जीने का जरिया मिल गया था। अगले दिन दोनों उसी जगह फिर से ठेला लगाते हैं। आज कल के मुकाबले भीड़ ज्यादा थी। इधर रमन सबको जल्दी जल्दी खाना परोसता है और शीतल जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर रही होती है। अब गांव में बस रमन और शीतल के ठेले की चर्चा होती थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि लोगों को बैठने की भी जगह नहीं मिलती थी। सुनिए, मैं क्या कह रही थी, हमें ठेला बड़ा करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो और वे आराम से बैठकर खाना खा सकें। अब शीतल सोचती है,
कि ठेला बड़ा करने की जरूरत है। हाँ शीतल, मैं भी यही सोच रहा था। अब हमें ठेले की जगह ढाबा करना पड़ेगा। अगले दिन दोनों एक ढाबा किराए पर ले लेते हैं और वहीं छोले भटूरे बेचते हैं। एक दिन दो लड़के ढाबे पर आते हैं और कहते हैं, यहाँ मांसाहारी खाना मिलेगा? नहीं, यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी छोले भटूरे मिलते हैं। आप यहाँ मांसाहारी खाना भी रखा कीजिए। दूसरे गांव से लोग आएंगे और आपका ढाबा और भी मशहूर हो जाएगा। ऐसा बोलकर दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। तभी शीतल रमन से कहती है, जरा सोचो, अगर हम छोले भटूरे के साथ मटन चावल बेचें तो कैसा रहेगा? अरे लेकिन हमारे गांव में ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं, तो कैसे बिकेगा? सब बिक जाएगा। आप बस देखते जाएं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अगले दिन शीतल एक बड़े बर्तन में बहुत से मटन पकाती है। अब ढाबे पर छोले भटूरे के साथ मटन का भी बोर्ड लग जाता है। मटन खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगते हैं, कोई रिक्शा से और कोई साइकिल से। ढाबे पर बहुत भीड़ रहती, 1 मिनट के लिए भी ढाबा खाली नहीं रहता था। एक दिन की बात है, रमन और शीतल दोनों ढाबे में काम कर रहे थे। तभी गांव के सरपंच आते हैं और उन्हें कहते हैं, रमन, तुम्हें पता है ना, हमारे गांव में मटन बेचना मना है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन हमारे ढाबे में सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। अच्छा, फिर तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब शीतल और रमन का ढाबा दूर दूर तक मशहूर हो गया था। आसपास के गांव के लोग उन्हीं के ढाबे के बारे में बात करते थे। मैं सस्ता खाना बनाऊंगी। ये कहानी है सोनिया की। 7 साल पहले सोनिया की शादी रोहन से हो गई थी। सोनिया की सास मंगल ने उसे 7 साल पहले सारी जिम्मेदारी दे दी थी। सोनिया भी अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रही थी। घर में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। फिर एक दिन, सोनिया, ये लो किचन के लिए पैसे। कल ही सैलरी आई थी, सोचा तुम्हें पैसे दे दूं। ये क्या, सिर्फ 13,000 रुपए? ये तो बहुत कम है। आप 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा दो। अच्छा, कोई बात नहीं, ये लो 2,000 रुपए और। अरे हुआ जी, आप आइए आइए। अभी मैं और सोनिया आप ही के बारे में बात कर रहे थे। रहने दो, आजकल तुम्हें मेरे लिए फुर्सत कहाँ है? कमाने जो लग गए हो। बचपन में कैसी बुआ बुआ करके मेरी आगे पीछे घूमते थे और आजकल तो खुशहाली भी नहीं पूछते। वैसे क्या बातें चल रही थी? मुझे देखा और चुप हो गए। कोई खास बातें चल रही थी क्या? अरे नहीं बुआ जी, हमारी कोई खास बातें नहीं चल रही थी। वो कल सैलरी आई थी तो मैं सोनिया को किचन के खर्चे के लिए पैसे दे रहा था। अरे बाप रे, इतने पैसे, वो भी सिर्फ किचन के खर्चे के लिए? बहू, मेरी भतीजे को लूटने का इरादा है क्या? अरे बुआ जी, वो अरे सोनिया, बुआ जी की बातों को दिल पर मत लो, उन्हें आदत है मजाक करने की। बिल्कुल सही पहचाना ना तुमने। घर आते ही मजाक मजाक में उनकी बुआ ने सोनिया को ताने मारने शुरू कर दिए थे। ये बुआ जी का स्वभाव है, यह सोचकर सोनिया ने नजरअंदाज किया और उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे मिलकर, कितना समय हो गया था। अच्छा हुआ आप आ गई। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या दीदी, आपको हमारे यहाँ आकर अच्छा क्यों नहीं लगा? अरे मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है ये देखकर आपके घर में कितने बेवजह खर्चे होते हैं। तेल देखो सब्जी में कितना है। और मैंने सुबह देखा, राहुल ने बहू को इतनी मोटी रकम किचन के खर्चे के लिए दी। सिर्फ किचन के खर्चे के लिए इतना पैसा कौन खर्च करता है भला? बहू, कितने पैसे देता है तुम्हें राहुल हर महीने घर खर्च के लिए? जी कुछ 15-16 हजार रुपया। हे भगवान, इतने? अरे हमारे तो 8-9 हजार में महीना निकल जाता है। फिर भी आपसे 2 लोग ज्यादा हैं हमारे घर में। यही होता है जब घर का खर्चा बहुओं को थमाया जाता है। वो पैसे सोच समझकर खर्च नहीं करती, फिर क्या, बराबरी रहती है। बहू को घर खर्च के लिए पैसे जरूर देना, लेकिन बहू कहाँ कितने खर्च करती है ये देखना हमारा फर्ज है। आज 15,000 रुपये किचन के खर्चे के लिए यूज हो रहा है, कल 16, 17, ऐसे 2,000 रुपये चला जाएगा आपका।
धीरे धीरे सारी सैलरी ही किचन के खर्चे के लिए भर दिया कर रहे हो और आपको इससे 1 रुपए का हिसाब नहीं मिलेगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं होगा। पिछले 7 साल से सोनिया घर संभाल रही है, लेकिन आज तक उसने कभी भी फजूल का खर्च नहीं किया है। अरे तो मैं क्या कह रही हूँ, सोनिया फजूल का खर्चा करती है। मेरा तो वैसे यही कहना है, किचन का खर्चा 8-9 हजार में निकल जाता है, लेकिन आपके तो यहाँ हर महीने किचन के खर्चे के लिए 15,000 रुपये लगता है। ये तो कुछ ज्यादा ही मोटी रकम है, सोचो कुछ। अरे दीदी, घर बदलता है, घर में खर्च होने वाली चीजों के दाम भी बदलते हैं। हम दूसरे शहर से इस शहर में आए हैं, इसीलिए हमारे और आपके खर्चे में इतना फर्क है। आपका घर चलाने के लिए 7-8 हजार लग जाते होंगे, लेकिन हमारे घर को चलाने के लिए ज्यादा पैसे लग जाते हैं। और तो और घर में छोटा बच्चा भी तो है। फिर भी इतने? ना बाबा ना, दाल में कुछ काला है। खैर जो भी है, मेरी ट्रेन है, मुझे निकलना पड़ेगा। अरे बुआ जी, आज ही तो आई हो, इतनी जल्दी क्या है? आपके तो पहले ही इतना किचन का खर्चा होता है। अगर 2-4 दिन मैं और रुक ली तो 3 हजार आपको और लग जाएगा। इससे अच्छा है मैं खिसक लूं यहाँ से। क्या बुआ अभी? अरे मजाक कर रही हूँ। हो, मुझे तीर्थ यात्रा पर निकलना था, यहीं से मेरी ट्रेन थी, सोचा आपसे मिलते चलूं। अगले महीने आऊंगी, 2-4 दिन आराम से लगा के जाऊंगी यहाँ। ठीक है, अब चलती हूँ। सोनिया के घर वालों के दिमाग में किचन के खर्चे की बात डालकर उनकी बुआ वहाँ से चली जाती है। नर्मदा के जाने के बाद सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वो थी किचन के खर्चे की बात। सभी लोग यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि नर्मदा के घर का खर्चा 7-8 हजार में कैसे चल जाता है और हमारे घर के लिए 15-16 हजार क्यों चाहिए। तभी रोहन पेपर पेन लेकर बैठ जाता है और सोनिया को आवाज लगाकर कहता है, सोनिया, मुझे भी बुआ जी की बात बिल्कुल ठीक लगी। आखिर सोचने वाली बात है, हमारे घर के और बुआ के घर के खर्चे में इतना फर्क कैसे है? तुम हमारी रसोई में ऐसा क्या बनाती हो जिसके लिए हमारे घर में डबल पैसा लगता है? देखिए, हमारे घर में सबको रोज अलग अलग सब्जी लगती है। मसाले तेल जरा भी कम हो तो कोई नहीं खाता। दूध का खर्चा, सब्जियों का खर्चा, आयुष के ब्रेड बिस्किट और भी बहुत सारे खर्चे हैं हमारे घर में। बाकी के खर्चे कौन से हैं बहू? आयुष रोज स्कूल जाते समय मुझसे पैसे मांगता है और कई बार दूध कम पड़ जाता है, दूध भी लाना पड़ता है। घर में आने वाले मेहमान भी कम ज्यादा होते रहते हैं, तो सब्जियों का खर्चा भी बढ़ जाता है। लेकिन 2-4 चीजें बढ़ जाने से खर्चा डबल तो नहीं हो जाता? बहू, तुम्हारे पास करियाने और राशन का बिल होगा, जाओ जाके लेके आओ। जी पापा जी। सोनिया किचन में जाती है और फ्रिज के ऊपर रखा हुआ राशन और करियाने का बिल लेकर आती है। ये लीजिए। अब बताओ, पिछले महीने राहुल ने तुम्हें किचन खर्च के लिए कितने पैसे दिए थे? 15,000 रुपए। राहुल, 15,000 रुपये लिखो, उससे ये करियाने का बिल कम करो और 50 रुपये रोज सब्जी के और महीने की सब्जियों के 1500, आयुष के ब्रेड और चॉकलेट्स के लिए 1000 रुपये और 1500 दूध के। कोई मेहमान आ जाए तो और 1000 रुपये पकड़ लो। अब बताओ कितने हुए? 9,800 रुपया। अरे तो 5,200 का हिसाब कहाँ है? ये पैसे कहाँ खर्च हुए? अरे तुम पैसे खर्च करती हो, हमें इस बात से दिक्कत नहीं है, कम से कम हिसाब तो रखो। 1000-2000 का हिसाब इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5,000 का हिसाब नहीं मिल पा रहा। लगता है दीदी की बात सही थी, तुम बेफजूल के पैसे खर्च करने लगी हो। माँ बाबा तुमसे कुछ पूछ रहे हैं सोनिया, बताओ हमारी किचन में इतने पैसे खर्च कैसे हो जाते हैं? सिर्फ दाल चावल इतने खर्चे थोड़ी होते हैं, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। कब से तुम यही कह रही हो, इतने खर्चे इतने खर्चे। अरे बताओ भी कौन से खर्चे? 7 साल से सोनिया घर चला रही थी, ना आज तक किसी ने हिसाब मांगा था और ना ही किसी को किचन के खर्चे से कोई दिक्कत थी। लेकिन आज जैसे ही बुआ जी आकर गई हैं, अचानक से सभी को किचन के खर्चे से इतनी प्रॉब्लम होने लगी। अब हर कोई सोनिया से किचन के खर्चे को लेकर सवाल पे सवाल किए जा रहा था। सोनिया इन सबका जवाब दे रही थी, लेकिन न तो हिसाब मिल पा रहा था और न ही खर्चे दिख रहे थे। घर वालों के सवालों से तंग होकर सोनिया कहती है, प्लीज आप सब 2 मिनट शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। हर महीने मुझे किचन के खर्चे के लिए 15,000 रुपए मिलते हैं
और मुझ पर विश्वास रखिए, मैं 1 रुपया भी इधर उधर खर्च नहीं करती। हमारे घर में इतने छोटे छोटे खर्चे, मुझे खुद भी नहीं याद कि पैसे कहाँ खर्च होते जाए। सच कहूँ तो मुझे 15,000 रुपए भी किचन के खर्चे के लिए कम पड़ जाते हैं। पता नहीं कितने भाव तोल कर मैं ऐसे मैनेज करती हूँ। क्या लोगों की रसोई 5-8 हजार में चल जाती है और तुम्हें 15,000 रुपए भी कम लग रही हैं? ऐसा क्या बनाती हो तुम हमारी रसोई में? बताऊंगी। घर खर्चे के लिए जो मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं, मैं 1-1 रुपए का हिसाब दूंगी। बस 1 महीना आप लोग शांति रखो। आज ही मुझे घर खर्च के लिए 15,000 दिए गए हैं। आप लोग मुझे एक डायरी दे दीजिए, मैं उस डायरी में घर का 1-1 खर्चा नोट करूंगी और 1 महीने बाद आपको बताऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा घर में कितने छोटे छोटे खर्चे हैं। हाँ हाँ ठीक है, इस महीने भी पूरे अच्छे से भाव ताल करके खर्च करना। घर वालों के सवाल इतने बढ़ जाते हैं कि सोनिया उन सवालों के जवाब देने के लिए एक डायरी रख लेती है और कहती है कि आज से वह सारे खर्चे इस डायरी में नोट करेगी। तो अगले ही दिन से शुरू हो जाती है सोनिया की लिखा पढ़ी। क्या हुआ? सुबह सुबह हाथों में डायरी लेकर क्यों बैठ गई? कुछ नहीं, वो आज दूध आया है ना, तो बस उसी का खर्चा डायरी में नोट कर रही थी। और हाँ, कल से दूध कम कर देना, उतना ही दूध लाना जितना हमें चाहिए। और हाँ, सब्जी लेने बड़े मार्केट में जाना या पास में मत जाना, बड़ी मार्केट में सस्ती सब्जियां मिलती हैं। खर्चा खर्चा खर्चा, इस खर्चे ने मेरी जान ले रखी है। बड़े बड़े खर्च तो सबको दिखते हैं, लेकिन घर में और भी तो कितने खर्चे हैं। हफ्ते में 4 बार तो आयुष की पेंसिल टूटती है। सब्जियों के साथ साथ घर में फ्रूट्स आते हैं, लेकिन ये नहीं, ये खर्चे किसी को नहीं दिखते। अब 1-1 रुपए का खर्चा इस डायरी में लिख के रखूंगी तो इन सबको पता चलेगा घर में और भी कितने पैसे खर्च होते हैं। खुद से बुड़बुड़ाते हुए सोनिया एक थैला लेकर सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक रिक्शा मिल जाता है और वह बोलती है, भाई साहब, बड़े सब्जी मार्केट जाना है, कितने पैसे लगेंगे? बड़े सब्जी मार्केट? वो तो बड़ा दूर है बहन जी, 70 रुपए लगेंगे। हैं? इतने? मैं 40 दूंगी। नहीं नहीं, आप कोई दूसरी रिक्शा ढूंढ लो। ठीक है, ना आपकी ना मेरे, मैं 55 देती हूँ। अब बड़े सब्जी मार्केट छोड़ दो। सोनिया सब्जी मंडी तक जाने के लिए 55 रुपए कहती है, लेकिन रिक्शे वाला मना ही कर देता है। लेकिन सोनिया जोर जबरदस्ती रिक्शे में बैठ जाती है। जाने के 55, आने के 55, हो गए पूरे 110। 30-40 रुपए बचाने के लिए माँ जी ने मुझे बड़े मार्केट भेज दिया। और ये देखो, यहाँ पर एक और खर्चा बढ़ गया। अब ये रिक्शा का खर्चा भी डायरी में नोट कर लेती हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगी। सबसे सस्ती सब्जी खरीदने के चक्कर में सोनिया बड़े मार्केट आ गई थी। 3-4 सब्जी वालों से दिमाग लगाकर आखिर उसे सबसे सस्ती वाली रेडी मिल गई और वह सब्जी लेकर घर आ गई। घर आकर सबके लिए खाना बनाने लगती हैं। रसोई के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठकर मंगल सब्जियां साफ कर रही थी। बहू, ये पालक की सब्जी कितने में मिली? 7 रुपए में। सच में माँ जी, बड़े मार्केट में सब कुछ एकदम सस्ता मिलता है। अरे लेकिन इस सब्जी में सब्जी कम और ये गंदगी ज्यादा है। और ये आलू देखो, आधे से ज्यादा तो सड़े हुए हैं। माँ जी, मैंने घर के खर्चे को कम करने के लिए सस्ती सब्जियां लाई। अब सस्ती सब्जियां तो ऐसी ही होगी ना, ये उतनी फ्रेश और ताजी थोड़ी होंगी। पहले तो मंगल अपनी बहू को बड़े मार्केट सब्जी लेने के लिए भेजती है। जब वह वहाँ से सबसे सस्ती सब्जी लेके आती है तो वह उन्हें ताने मारती है, क्योंकि आधे से ज्यादा सब्जी तो खराब निकली थी। घर के मर्द भी रोज आलू पालक देखकर तंग आ गए थे। महीने में एक बार भी उन्होंने पनीर जैसी सब्जियां नहीं खाई थी। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने घर का बढ़ता हुआ खर्चा भी तो कम करना था ना। ऐसे ही 1 महीने तक चलता रहा। सस्ती सब्जियां, कम मसाले, कम तेल, हर एक खर्चे में कटौती करते करते आ गया वो दिन जिस दिन सोनिया ने सारे महीने का हिसाब देना था। सभी लोग सोनिया से खर्चे की लिस्ट मांगने लगे। सोनिया रसोई में जाती है और फ्रिज पे रखी हुई डायरी लेकर आती है। अब तुम मुझे एक एक खर्चा बताओ, मैं इस कागज में लिखता हूँ, बाद में हम सारे खर्चे का टोटल करेंगे। ठीक है, लिखो। 3,000 रुपए किराने के, 2,500 रुपए राशन के, 1,200 दूध के, 1,000 रुपए सब्जियों के, 2 बार मेडिकल से झंडू बाम और दवाइयाँ लाई थी, उसके 200। माँ जी, इस महीने में 3 बार मंदिर गई थी, मुझसे हर बार रिक्शा के 20 रुपए, टोटल 60 रुपए लिए थे। पापा जी के मोबाइल का चार्जर खराब हो गया था, उसके 200 रुपए। हर रोज आयुष स्कूल जाते समय मुझसे पैसे लेता है, उसके टोटल 250 रुपए। माँ जी, आपके भाई की बेटी आई थी,
उस वक्त आपने इन्हीं पैसों से 50 रुपए लेकर उन्हें दिए थे। आयुष के पेंसिल, शार्पनर, रबर, इन सब के 150 रुपए। दरवाजे के पर्दे आए थे, उनके पैसे भी मैंने इसी पैसों से दिए थे। टेलीफोन का बिल, आपने मुझे वो कागज दिए थे जेरोक्स कराने के लिए, उसके 50 रुपए। पापा जी के चश्मे की डंडी टूटी थी, उसके 60 रुपए। अरे यार, कितने खर्चे बाकी है, मेरा हाथ दुख गया। बस 2 और। पूजा के लिए, घर के प्रसाद के लिए 300 रुपए और लास्ट में 460 रुपए। 460 रुपए किस चीज के हैं बहू? किसी चीज के नहीं पापा जी, ये तो रिक्शा का किराया है जो बड़े सब्जी मार्केट जाने के लिए लगा था। इतना? जी माँ जी, आपने सस्ती सब्जियां लेने के लिए मुझे जो बड़े मार्केट भेजा था उसके पैसे हैं। बड़ा मार्केट हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है। अब इतनी दूर तो मैं पैदल नहीं जा सकती। रिक्शा वाले 70, 75 इतना किराया बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं रिक्शा वाले के साथ इतना दिमाग लगाकर कभी 55, कभी 65 में चली जाती थी। अब आने जाने का पकड़कर इतना तो होगा ना। बेटा, पूरे खर्चे की टोटल कितनी हुई? 15,300। ये खर्चा तो हमने बहू के दिए हुए पैसों से ज्यादा है। हाँ सोनिया, ऊपर के 400 कहाँ से आए तुम्हारे पास? इस महीने पूरे 15,400 रुपए खर्च हुए, वो भी हर चीज में कटौती कर करके। मतलब कम दूध, कम तेल और पता नहीं क्या क्या। वैसे तो हमारा पूरा खर्चा हर महीने 16-17 हजार रुपए जाता है। वो जब मुझे शॉपिंग के लिए थोड़े पैसे मिलते हैं, उनमें से मैं थोड़े पैसे बचा लेती हूँ और वो घर के खर्चे के लिए रख लेती हूँ। लेकिन हमारे और बुआ जी के खर्चे में इतना फर्क कैसे है? अब इस सवाल का जवाब तो दीदी ही दे सकती हैं। राहुल के पिताजी अपनी बहन नर्मदा को फोन करते हैं। नर्मदा 2 दिन पहले ही तीर्थ यात्रा से वापस आई थी। कुछ खास बात करनी है, ये कहकर नर्मदा को घर बुलाया जाता है। अगले ही दिन नर्मदा घर आ जाती है। क्या हुआ? तुम लोगों ने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया है? क्या खास बात करनी है? किचन की बात बुआ जी। वो आपका किचन का खर्चा 8-9 हजार है और हमारा कम से कम खर्चा करने के बाद भी आंकड़ा 15,000 से कम नहीं हो रहा। ये देखो, सोनिया ने हर एक खर्चा नोट किया है। दिखाओ खर्चे की पर्ची। ये क्या? मंदिर का खर्चा, आयुष का खिलौना, ये और भी ये सब खर्चे रसोई के खर्च में थोड़ी ना आते हैं, ये तो घर खर्च में आते हैं। इसमें तो किचन का खर्चा सिर्फ 7,700 है, मतलब हमसे भी कम। हाँ, तो आपके पूरे घर का खर्चा ही 7-8 हजार है ना? अरे नहीं नहीं, 8-9 हजार रुपए मुझे सिर्फ किचन के खर्चे के लिए लगते हैं और घर के आम खर्चों के लिए 10-12 हजार अलग। हाँ, तो इतने तो लगेंगे ही। तो क्या 15 हजार में किचन के खर्चे के साथ बाकी खर्चे भी मैनेज हो जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ तो? अरे कितने कंजूस हो आप। बेचारी सोनिया की तो हालत खराब हो जाती होगी। पैसे बचा बचा के 15 हजार में सारा घर का खर्चा निकाल रहे हैं आप। पता नहीं बेचारी कैसे मैनेज करती होगी। फिर भी कमाल है सोनिया की। और ऐसे तो आपके घर के खर्चे से हमारे घर का खर्चा ज्यादा है। क्या दीदी, आप 2 दिन आई और हमें कितना कुछ सुना के लिए घर के खर्चे के लिए। हम पिछले 1 महीने से सस्ती सब्जियां खा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? 8 हजार में किसका पूरा घर चलता है भला? पिछले 1 महीने से सभी लोग खर्चे की बात सुनकर सोनिया को ताने मार रहे थे, लेकिन अब मंगल की बात सुनकर अपने सर पे हाथ मारते हैं। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनापुर। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। अपनी रोजी रोटी के लिए आलू पूरी का ठेला चलाता था। उनकी पूरी का स्वाद लाजवाब था। स्वादिष्ट आलू की सब्जी, ऊपर से हरी मिर्च और धनिया और फूली फूली गरम पूरी, ये सब लाजवाब था। लेकिन पता नहीं क्यों उनके ठेले पर अब कोई आता ही नहीं था। और उसी गांव में एक व्यक्ति, वह भी आलू पूरी बेचता था। उसके ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन 2 ग्राहक वहीं बात कर रहे थे। अरे भाई, स्वाद तो रोहन की पूड़ी में है। भगवान जाने पैर क्यों मोहन की ठेली की तरफ जाते हैं। हाँ भाई, वही तो मैं सोचूं। पहले हम रोजाना रोहन की पूरी खाते थे। उसकी आलू की सब्जी में जो तीखापन था, स्वाद आ जाता था। लेकिन अब तो ना जाने क्यों मन ही नहीं करता। उधर रोहन खड़ा सब कुछ सुन रहा था।
वह मन ही मन सोच रहा था। पहले तो सभी लोग मेरे ही ठेले पर आते थे, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया है। मुझे लगता है मोहन ने कोई जादू कर दिया है, जिससे सभी लोग उसी के ठेले पर जाते हैं। उस रात मोहन ने अपना ठेला जल्दी समेट लिया। सारे आलू पूरी बेच चुका था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी बोली, जी आज तो अमावस्या की रात है, आपको याद है ना? हाँ, तुमने तैयारी कर ली है? जी हाँ, 13 किलो चिकन पका लिया है, लेकिन हर बार 13 किलो ही क्यों? 10 या 20 किलो क्यों नहीं? अरे भाग्यवान, मैंने उसे 13 तारीख को ही जगाया था। अब उसे हर अमावस्या की रात को 13 किलो चिकन चाहिए, वरना वो हमें ही खा जाएगा। लेकिन आपने उसे जगाया ही क्यों? अरे उसी की वजह से तो हमारा ठेला इतना चल रहा है, वरना रोहन के जैसे हम भी ऐसे खड़े होते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं, उनका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। फिर मोहन बोला, चलो अब तुम सो जाओ, मैं जाकर उसे चिकन खिलाकर आता हूँ। आखिर वो कौन है जो हर अमावस्या को 13 किलो चिकन मांगता है? अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थी। सभी लोग अपने अपने काम के लिए जा रहे थे। मोहन अपना ठेला चमका रहा था और तेल गर्म हो रहा था और पूरे तलने की खुशबू पूरे चौराहे में फैल चुकी थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, आज फिर भीड़ लगेगी। उधर मोहन उदास खड़ा था। बर्तन सजे हुए थे, आलू की सब्जी तैयार थी, लेकिन ग्राहक कोई नहीं था। वह मन में बोला, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी, लेकिन अभी तो गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी 2 लोग जो शहर से गांव में आए थे, वह इस गांव में रुके, राकेश और नेहा। उन्होंने एक गांव वाले से पूछा, भाई साहब, हम इस गांव में नए हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर स्वादिष्ट खाना कहाँ मिलता है? सबसे बढ़िया नाश्ता मोहन के ठेले पर मिलता है, यही पास में है। दोनों ने शुक्रिया कहा और वहाँ से चले गए। लेकिन मोहन के ठेले पर बहुत भीड़ लगी थी। सुनिए, यहाँ पर बहुत भीड़ है, हम और वेट नहीं कर सकते, हमें बहुत भूख लगी है। सही कहा, चलो कहीं और देखते हैं। तभी नेहा की नजर पास में पड़े एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो उधर, यह ठेला कितना साफ है और स्मेल भी बहुत बढ़िया आ रही है, चलो यहीं पर चलते हैं। उसने दोनों की तरफ मुस्कुराकर कहा, आइए सर, मैडम, आपको गरम गरम आलू पूरी दूं? हाँ भैया, 2 प्लेट आलू पूरी दो और पूरी पूरी फुली हुई होनी चाहिए। उसने 2 प्लेट गरम गरम पूरी परोसी। दोनों ने स्वाद से पूरी खाई और बोले, वाओ भैया, आप बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। हाँ भैया, आपकी पूरी का स्वाद लाजवाब है, लेकिन एक बात बताओ, इतने बढ़िया स्वाद के बाद भी आपके ठेले पर कोई ग्राहक क्यों नहीं है? क्या बताऊं साहब, उस मोहन ने कोई जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं हैं। आप शहर से हैं, इस गांव में नए हैं, इसीलिए बच गए, नहीं तो आपके पैर भी उसी ठेले की तरफ खिंच जाते। अरे भाई साहब, आप अपने कर्म देखिए, जादू टोने पर क्यों ब्लेम डाल रहे हैं? यह सब कुछ नहीं होता है। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले गए। उधर मोहन दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। मोहन अपना ठेला समेटकर जंगल की तरफ चला गया। अंधेरा गिरने लगा। वह जंगल में एक पुरानी गुफा के अंदर दाखिल हुआ। भीतर से कुछ मंत्रों की आवाज आई। हवा भारी हो चुकी थी। ठीक 10 मिनट बाद वह पसीने से तर हाँफता हुआ बाहर निकला।
अगली सुबह दोनों शहर वाले फिर नाश्ते के लिए निकले। सुनो, पता नहीं क्यों आज मेरा मन मोहन के ठेले पर जाने के लिए कर रहा है। अरे हाँ, मेरा मन भी मोहन के ठेले पर जाने का कर रहा है। क्यों ना आज हम मोहन के ठेले से खाना खाएं? दोनों हंसते हुए मोहन के ठेले पर गए और वहीं रोहन दूर से सब कुछ खड़ा देख रहा था। तो अब उन पर भी जादू चल गया। जब दोनों नाश्ता करके लौट रहे थे तब उन्हें रास्ते में मुखिया मिल गए। अरे कैसे हैं शहर वाले बाबू, कैसा लगा हमारा गांव? बहुत प्यारा गांव है मुखिया जी, लेकिन एक बात बहुत अजीब है। कल हम रोहन के ठेले पर गए थे और आज ना जाने क्यों हमारे पैर अपने आप रोहन के ठेले की तरफ खिंच गए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल यह सारी बात स्वाद की है। वह इतनी स्वादिष्ट पूरी बनाता है, पैर तो उसी के ठेले की तरफ जाएंगे ना। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि सचमुच स्वाद खींचता है या फिर मोहन का कोई रहस्यमयी राज है। शाम का समय था। रोहन अपने घर में बैठा था, तभी दरवाजे में दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा सामने राकेश और नेहा खड़े थे। अरे सर, मैडम, आप यहाँ मेरे घर पर? क्या हुआ है? वो एक्चुअली हमें लगता है आपने कल जो कहा था वह सब कुछ सच है। देखा, मैंने कहा था ना, मोहन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन आपको यकीन ही नहीं हुआ। अब यकीन हो गया है। जो आज हमने देखा उसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। क्या देखा आपने? हमने मोहन को जंगल की तरफ जाते देखा। एक थैली में कुछ था, शायद वही राज है वहाँ। तो फिर चलो, देर किस बात की, आज हम उस जादू का पर्दा फाड़ ही देते हैं। तीनों जंगल की तरफ चले गए। हवा ठंडी थी और पेड़ गूंज रहे थे और चारों तरफ एक रहस्यमयी सन्नाटा था। अरे ये कैसी गंध आ रही है? चिकन की खुशबू जैसा है कुछ। ये चिकन जरूर मोहन ही यहाँ लाया होगा। दूसरा कौन यहाँ जंगल में आएगा? कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर से कुछ बुड़बुड़ाने की आवाज आ रही थी। अरे ये आवाज मुझे मोहन की लग रही है। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। उस रात के बाद राकेश, नेहा और रोहन कभी वापस नहीं आए और न ही किसी ने उन्हें इस गांव में देखा। कहते हैं तीनों उसी गुफा में कैद हो गए और मोहन का राज राज ही रह गया। इसी तरह अगली सुबह मोहन ने अपना ठेला चमकाया और वही मुस्कुराते हुए सोचा कि आज फिर उसके ठेले पर दुगनी भीड़ होगी।